पश्चिम बंगाल से खबर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई है। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 4 कोच पटरी से उतर गए हैं। ट्रेन हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नालपुर के पास पटरी से उतर गई है ट्रेन के डब्बे उतरे हैं। 4 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। 4 कोचेस पटरी से उतरे हैं। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। वहां पर राहत और बचाव का कार्य भी चल रहा है। ये जो ट्रेन है जो डिरेल हुई है, जिसके डब्बे वो है सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस, जिसके 4 कोच पटरी से उतर गए। नालपुर के पास ये दुर्घटना हुई है, जो जानकारी मिल रही है। नालपुर के पास ये ट्रेन के डब्बे डिरेल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं इस दुर्घटना की। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है इस दुर्घटना को लेकर? देखिए, ये पश्चिम बंगाल में ये हादसा हुआ है कलकत्ता के पास और हावड़ा के पास, माफी चाहूंगा। और बताया जा रहा है कि ये 22/850 सिकंदराबाद शालीमार एक वीकली स्पेशल ट्रेन थी, जो कि पूजा स्पेशल के तौर पर इसको चलाया गया था। और जो दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी है ओम प्रकाश चरण है, उन्होंने बताया है कि ट्रेन जो है वो नवलपुर करके जगह है, स्टेशन है, वहां पे डिरेल हुई है। और इसमें एक पार्सल वैन और 2 कोच पटरी से उतर गए हैं। हालांकि इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन जो आगे की कार्रवाई है, जो ट्रैक मरम्मत से लेकर रेस्क्यू है, वो सब काम बहुत तेजी से चल रहा है। हादसा सुबह 5:40 पर हुआ है। बिल्कुल कुमार, जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक देखिए ये 4 डब्बे उतरे हैं और उसकी तस्वीरें भी देखिए सामने आ गई है। जो डब्बे उतरे हैं पटरी से डिरेल हुए हैं, वहां पर देखिए लोग भी पहुंच चुके हैं। बचाव कार्य चल रहा है, कुछ लोग घायल हुए, ये भी जानकारी मिल रही है। और फिलहाल यहां पर देखिए इसकी पहली तस्वीर आ गई है TV9 भारतवर्ष पर। इस दुर्घटना से जुड़ी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। सिकंदराबाद शालीमार ट्रेन पटरी से उतर गई है। 4 डब्बे बताया जा रहा है कि डिरेल हुए हैं। हावड़ा के पास नालपुर में यह हादसा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं अब खबर लेबनान से है, जहां IDF काफिले पर हमले का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। लेबनान के कफर किला में IDF पर हमला हुआ। IDF सैन्य वाहन पर हिजबुल्लाह का अटैक। हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल से हमला किया है। हमले में कई IDF जवानों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं गाजा में IDF पर एक और हमला हुआ है। IDF टैंक पर हमास लड़ाकों का हमला। हमले में तबाह हो गया IDF का टैंक। हमास ने जारी किया हमले का वीडियो। और वहीं इजराइल के सैन्य बेस पर बड़ा हमला हुआ है। हाइफा में 2 इजरायली बेस पर रॉकेट अटैक किया गया। स्टेला और इलाकीम बेस पर रॉकेट अटैक हुआ है। इजराइल के यफ्तहा मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। और हाइफा से गलीली तक हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। 2 घंटे में दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। पिछले 24 घंटे में 120 रॉकेट से हमला किया। इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह का यह अटैक हुआ। तस्वीरें आप देखिए इस रॉकेट हमले की। एक के बाद एक कई रॉकेट से प्रहार। 24 घंटे में 120 रॉकेट से हमला किया गया। और इजराइल पर हमले को लेकर यमन का बड़ा दावा है। इजरायली एयरबेस नेवातीम पर हमला किया गया। एयरबेस पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। और एक नजर इजराइल के उन इलाकों पर जहां हिजबुल्लाह ने बमबारी की है, प्रहार किया है, रॉकेट हमले किए हैं। हाइफा में इजरायली मिलिट्री बेस पर रॉकेट से हमला किया गया है और इजरायली सेना के इलाकिम ट्रेनिंग बेस को नुकसान पहुंचाया गया है इस हमले में।
और वहीं इजराइल के स्टेला नेवल बेस पर भी गिरे हैं हिज्ब के रॉकेट। इजराइल के यफ्तहा मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। 48 घंटे में इजराइल के 5 मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह के टारगेटेड अटैक हुए हैं और इस बार हिजबुल्लाह ने अलग अलग इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। यफ्तहा मिलिट्री बेस बताया जा रहा है इजराइल का, जहां पर हिजबुल्लाह की ओर से हमला किया गया। 48 घंटे में इजराइल के 5 मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इजराइल के स्टेला नेवल बेस पर भी हिज्ब के रॉकेट गिरे हैं। यहां पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है। और इस बीच लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज हो गया है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की पूरी बस्ती को जमींदोज कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर ग्लाइड बम गिराए गए हैं। ग्लाइड बम से यह हमला किया गया। आप देखिए इन हमलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और लेबनान के बेरूत पर आईडीएफ ने गिराया है बॉम्ब। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में रात भर बमबारी की गई। इलाका खाली करने की चेतावनी के बाद हमला हुआ है। और दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर हमला हुआ है। आईडीएफ हमले से कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत की जानकारी है। هلا هلا بصور يا الله منه ضربه شفت في حدا ولا لا؟ और लेबनान में हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क तबाह हो गया है। मिसाइल लॉन्चिंग टनल पर आईडीएफ का अटैक। आईईडी के जरिए टनल को उड़ाया गया। मिसाइल लॉन्चिंग टनल पर आईडीएफ ने हमला किया है और देखिए हमले की वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। जोरदार हमला था। आईईडी के जरिए ये बड़ा अटैक किया गया है। इजरायली शहरों पर लेबनान से हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के बाद आईडीएफ ने पिछले कुछ दिनों में लेबनान में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसके बारे में और डिटेल देंगे रवि। जी बिल्कुल, लेबनान में आईडीएफ ने ऑपरेशन को तेज कर दिया है और टारगेट पर हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम है। नईम कासिम को लेकर पहले ही इजरायल ने ऐलान कर दिया था। हिजबुल्लाह कमांड सेंटर, हथियार डिपो तबाह हो गए। इस हमले में बालबेक, टायरे, नबातिये पर बमबारी तेज कर दी गई है। 6 अक्टूबर को बेरूत एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। वहीं एक बार फिर से हूती ने इजरायल पर बड़ा हमला बोला है और अमेरिकी ड्रोन पर हमले का हूती का दावा है। MQ-9 पर हमले का हूती ने दावा किया है। मिसाइल से ड्रोन मार गिराया हूती लड़ाकों का कहना है। रात के समय अमेरिकी ड्रोन पर हमला हुआ है और हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। अमेरिकी ड्रोन को उड़ा दिया गया, ये दावा हूती की ओर से किया जा रहा है। मिसाइल से ड्रोन मार गिराया गया। और दक्षिणी इजरायल पर हूती का बड़ा हमला। यमन से हूती ने दागी क्रूज मिसाइल। रेड सी के रास्ते हूती का इजरायल पर अटैक। आईडीएफ का दावा, हूती की मिसाइल हवा में नष्ट कर दी। और हूती के हमले के बाद इजरायल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हूती ने दक्षिण इजरायल पर मिसाइल अटैक किया है। हूती ने इजरायल पर क्रूज मिसाइल दागी और हमले के बाद दक्षिण इजरायल में एयर रेड अलर्ट है। जी हां, डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब गूंजे एयर रेड अलर्ट और डेड सी से अरावा रीजन तक गूंजे हमले के एयर रेड अलर्ट सायरन। तो इस तरह से यह पूरा इलाका हमले की जद की आशंका में रहा। और अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आ रही खबरों की। ईरान पर प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं ट्रंप। तेल खरीद पर पाबंदी की योजना है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप की योजना का खुलासा। प्रतिबंधों से ईरान यूएस के बीच तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। ट्रंप के नजदीकी अमेरिकी राजनयिक ब्रायन हुक का दावा, ईरान के साथ सख्ती से पेश आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करेंगे ट्रंप। ईरान को दुनिया से अलग थलग करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। प्रॉक्सी को ईरानी फंडिंग पर नकेल लगाएंगे ट्रंप।
चलिए और अब जानते हैं कि तनाव के बीच ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अमेरिका क्या करना चाहता है, अमेरिका की मंशा क्या है। तो ईरान को नए प्रतिबंधों से आर्थिक तौर पर कमजोर करने का प्लान है। कूटनीतिक तौर पर ईरान को अलग थलग करने की रणनीति है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान में सत्ता परिवर्तन ट्रंप का टारगेट नहीं, हूती हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी को ईरानी फंडिंग पर नकेल लगाएंगे ट्रंप। और ट्रंप के नजदीकी अमेरिकी राजनयिक ब्रायन हुक का यह बड़ा दावा है। विदेश मामलों पर ट्रंप की ट्रांजिशनल टीम को लीड कर रहे हैं ब्रायन हुक। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अब बात अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। यूएस कानून मंत्रालय ने किया है खुलासा। ईरान ने रची ट्रंप की हत्या की साजिश। हत्या की साजिश में शामिल ईरानी एजेंट फरार, ईरानी एजेंट के सहयोगी गिरफ्तार। और डोनाल्ड ट्रंप हत्या की साजिशों को लेकर क्या खुलासा हुआ है, एक नजर डालते हैं इस पर। आईआरजीसी ने एजेंट शकेरी को सितंबर 2023 में जिम्मेदारी सौंपी। एजेंट ने न्यूयॉर्क के 2 लोगों को साजिश में शामिल किया। चुनाव में हत्या की योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप की हत्या के लिए कहा गया। ईरान को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाएंगे। चुनाव के बाद ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई। एफबीआई ने साजिश नाकाम की। एजेंट के 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए। एजेंट शकेरी फरार, ईरान में होने की उसकी आशंका है। वहीं गाजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी का एक वीडियो सामने आया है। गाजा के रिहायशी इलाकों पर आईडीएफ का हमला। आईडीएफ के हवाई हमले में कई घर तबाह हो गए हैं। आईडीएफ हमले का वीडियो सामने आया है। और उत्तरी गाजा पर आईडीएफ का बड़ा हमला। जान बचाकर भागते नजर आए लोग। हमले में 12 फलस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। تهديد المدرسة مرة أخرى. تهديد एक और अहम खबर इस बीच मिल रही है। बमबारी से गाजा में भारी तबाही। बमबारी से सैकड़ों जगह पर गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे में जा गिरा आईडीएफ का सैन्य वाहन। और इजरायली बमबारी ने गाजा में कितनी तबाही मचाई है, अब आपको ये भी हम बताते हैं। गाजा में 40,000 जगहों पर हमले का दावा किया जा रहा है। नुकसान पर गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी जारी हुए हैं। गाजा में 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं हमलों में 96,000 लोग घायल हैं, 10,000 लोग लापता हैं। गाजा में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। हवाई हमले में हमास की 4700 सुरंगें तबाह हो गई। हमास की 1000 रॉकेट लॉन्चर साइट भी बर्बाद हो गई है। और गाजा में हमास को लेकर बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। जी हां, गाजा में हमास नेताओं की आलोचना, हमास नेताओं से पद छोड़ने की मांग की गई है। नागरिकों की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगा है। गाजा कॉलेज डीन सलमान अल दया की यह अपील सामने आई है कि हमास के नेता पद छोड़ें। तो देखिए, गाजा में भी अब हमास के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और हमास की लीडरशिप को लेकर यह आलोचना सामने आई है। हमास नेताओं को लेकर यह बयान सामने आए हैं। हमास नेताओं को पद छोड़ने की अपील की जा रही है। गाजा में जिस तरह से इस युद्ध में नुकसान हुआ है फिलिस्तीन का, गाजा में फिलिस्तीनियों का। और पाकिस्तान से खबर है, लाहौर में प्रदूषण पर सरकार को फटकार लगी है। ये खबर आपको हम बता दें, पाकिस्तान में जीना मुहाल हो गया है। पाकिस्तान के शहरों में सांस लेना दुश्वार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुल्तान में प्रदूषण का स्तर 2500 के पार पहुंच गया है। बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं पाकिस्तान में प्रदूषण के, ये डराने वाले हैं। और देखिए AQI का हाल क्या है। 2500 एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस वक्त पाकिस्तान में हवा की गुणवत्ता है और धुंध के कारण मुल्तान का दम घुट रहा है। बच्चों और बुजुर्गों का जीना मुहाल है। लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। और इस बीच पाकिस्तान के कई शहरों में स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया, इसके भी निर्देश जारी किए गए। हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है। हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। 2500 के पार
एयर क्वालिटी इंडेक्स। और लाहौर में प्रदूषण पर सरकार को फटकार लगी है। लाहौर कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। रात 8 बजे बाजार बंद करने के निर्देश हैं। ट्रकों, भारी वाहनों की शहर में एंट्री बैन कर दी गई है, वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए। और आपको बताते हैं कि प्रदूषण को लेकर लाहौर कोर्ट सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं। रात 8 बजे तक बाजार बंद करने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं सभी बाजार रविवार को बंद रहेंगे और धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर बैन रहेगा। ट्रकों, भारी वाहनों की शहर में एंट्री बैन कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए, यह भी निर्देश जारी किया गया। तो पाकिस्तान में जहरीली हवा और कोर्ट से सरकार को इस पर फटकार मिली है। सवाल पूछे गए, प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए सरकार ने, यह सवाल कोर्ट ने पूछा। लॉरी बसों को नोटिस के बाद भी रोका क्यों नहीं गया? धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना क्यों नहीं किया गया? और वहीं बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन कैसे चलाए जा रहे हैं, यह भी सवाल पूछा गया। परिवहन विभाग ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए हैं? जी तो पाकिस्तान के पंजाब में जहरीली हवा रोकथाम के लिए क्या किया गया है, अभी तक एक नजर उन कदमों पर। कई शहरों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा है। सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश में बैन कर दिया गया। स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया गया है। ऐतिहासिक स्थानों, स्मारकों, संग्रहालयों में एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है। जिम से लेकर खेल के मैदान तक बंद कर दिए गए हैं। साथ ही चिड़ियाघरों समेत पार्कों को भी बंद करने का निर्देश जारी किया गया। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी जनता प्रदूषण से परेशान है और उसकी सरकार को वो कैसे जिम्मेदार ठहरा। पाकिस्तान में प्रदूषण की मार, बच्ची ने कोर्ट से लगाई गुहार। देखिए, 3 साल की बच्ची ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमल सेखेरा नाम की बच्ची ने सरकार पर केस किया है और बच्ची अपनी मां महक जफर के साथ कोर्ट में पेश हुई। बच्ची ने याचिका में क्या कहा वो भी देख लीजिए। सरकार नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए बाध्य है। अपने दोस्तों और आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय चाहिए। प्रदूषण से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। याचिका पर कोर्ट का एक्शन क्या हुआ है ये भी देख लेते हैं। पंजाब सरकार पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। सचिव और EPA के महानिदेशक को कोर्ट आने के निर्देश दिए गए। 12 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई।